हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके ही चैनल लाइव स्टडी पर। और आज है क्लास नंबर 2, जो आपको CHSL की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं आपकी। उस सीरीज़ का क्लास नंबर 2 है आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक मठवासी और शैक्षिक संस्था के पुरातात्विक अवशेष हैं। एक मठवासी और शैक्षिक संस्था के पुरातात्विक अवशेष हैं। ऑप्शन 4 हैं आपके सामने और सभी को आपका आंसर करना है। और जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में बताया गया था कि आपको इस क्लास को करने से पहले पेन और पेपर लेकर बैठना है और अपने स्कोर्स काउंट करने हैं और लास्ट में अपना रिजल्ट बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, और सभी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, कोशिश करना है कि हाँ इसको मैं आंसर करूँ। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। एक मठवासी और शैक्षिक संस्था के पुरातात्विक अवशेष हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नालंदा। नालंदा जो विश्वविद्यालय है, पुरातात्विक विश्वविद्यालय है जो बिहार में स्थित है। और इसके जो श्रेय है इसके निर्माण का हो जाता है कुमारगुप्त को। और कब निर्माण हुआ था? 414 ईस्वी से लेकर 455 ईसा पूर्व तक। इस स्थान के संबंध में जो विशिष्ट जानकारी हमें चीनी यात्रियों के संस्मरण से प्राप्त होती है। चीनी यात्री वहन संघ ने नालंदा में वर्षों तक रहकर अध्ययन और अध्यापन दोनों किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता? ने जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्यजीत रे। यानी ये तीनों जो हैं, बाकी के लोग जो है वो उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, लेकिन सत्यजीत रे को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एलिपीडी नाजा, एलिपीडी नाजा डैश का वैज्ञानिक नाम है। यानी एलिपीडी नाजा किसका वैज्ञानिक नाम है? कोबरा, हाथी, गरुड़ और उल्लू का। 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोबरा। यानी एलिपीडी नाजा कोबरा का साइंटिफिक नेम है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी केमिकल फॉर्मूला पूछा जा रहा है हमसे एल्यूमिनियम नाइट्राइड का। यहाँ पे ध्यान से देखना, नाइट्राइट नहीं है, नाइट्राइड है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा AlN, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है? यानी जो क्लोरीन है उसकी तुलना में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तत्व है जिसकी परमाणु संख्या अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम। क्योंकि इसमें क्लोरीन की तुलना में सबसे अधिक पोटेशियम की परमाणु संख्या है, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 19 है, जबकि क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 17 होती है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे एक और ऑप्शन है, क्लोरीन की 17 होती है, पोटेशियम की कितनी होती है? 19 होती है। चूंकि ये ज़्यादा है, सल्फर का 16 ही होता है और एल्यूमिनियम का आपको होता है 13, और जबकि होता है फॉस्फोरस का 15। यानी सबसे ज़्यादा केस की है 19, पोटेशियम की है, सल्फर की हो जाएगी 16, एल्यूमिनियम की 13 और फॉस्फोरस का 15। और जबकि क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता है, इसलिए 19 अधिक हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम ISP क्या है? यानी कंप्यूटर की लैंग्वेज में, कंप्यूटर साइंस में जो हम एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं ISP, उसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यानी ISP जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है कंप्यूटर साइंस में, उसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। घूमर लोक नृत्य, घूमर डैश का लोक नृत्य है। यानी घूमर कौन से राज्य का लोक नृत्य है? मिजोरम, पुडुचेरी, गुजरात, राजस्थान। ये बहुत ही फेमस है, अब सभी को पता होगा, आपने पद्मावत फिल्म देखी होगी तो उसमें एक सॉन्ग भी है घूमर। और ये किसका फेमस नृत्य है? तो राजस्थान का लोक नृत्य है, बहुत ही सुप्रसिद्ध नृत्य है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक
और बेकर को काम पर रखा जाता है, यदि एक और बेकर को काम पर रखा जाता है तो बेकरी का उत्पादन 1250 ब्रेड प्रतिदिन से 1400 ब्रेड प्रतिदिन तक बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर बेकरी को अतिरिक्त उत्पादन को बेचने के लिए ब्रेड की कीमत 15 रुपये से 14 रुपये प्रति इकाई तक घटानी होगी। तो अंतिम बेकर का सीमांत राजस्व प्राप्त उत्पाद कितना है? ठीक है दोस्तों, यदि एक और बेकर को काम पर रखा जाता है तो बेकरी का उत्पादन 1250 ब्रेड प्रतिदिन से 1400 ब्रेड प्रतिदिन बढ़ जाएगा। लेकिन फिर एक बेकरी को अतिरिक्त उत्पादन को बेचने के लिए ब्रेड की कीमत 15 रुपये से 14 रुपये प्रति इकाई तक घटानी होगी। तो अंतिम बेकर का जो सीमांत राजस्व होगा उसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी को आंसर करना है। इसको सोल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा तो आप समय ले सकते हैं। मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा 850 रुपये। इसका सही आंसर हो जाएगा 850 रुपये। इसको स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का आप, और इसको ध्यान से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप अपने हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। यदि एक पूरी तरह से प्रतिस्पर्धी कंपनी अपने उत्पादन को बढ़ाकर अपने मुनाफे में वृद्धि कर सकती है तो उस फर्म के उत्पाद की डैश क्या हो जाएगा? निर्धारित लागत शून्य है, कीमत सीमांत लागत से अधिक है, कीमत औसत कुल लागत से अधिक है, औसत परिवर्तनीय लागत इसकी औसत कुल लागत से अधिक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यदि एक पूरी तरह से प्रतिस्पर्धी कंपनी अपने उत्पादन को बढ़ाकर अपने मुनाफे में वृद्धि कर सकती है तो उस फर्म के उत्पाद का क्या हो जाएगा? कीमत सीमांत लागत से अधिक होगी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो उस फर्म के उत्पाद की कीमत सीमांत लागत से अधिक होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूरेनाइट डैश का अयस्क या खनिज है। यानी यूरेनाइट जो है वो 4 ऑप्शंस में से किसका अयस्क या खनिज है? तो इसका सही आंसर करना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम का एक समृद्ध अयस्क है। ठीक है, समृद्ध खनिज है यूरेनियम, जिसको पिच ब्लेंड भी कहा जाता है। यूरेनाइट को पिच ब्लेंड भी कहा जाता है। और ये किसका अयस्क है? यूरेनियम का अयस्क है। और इसका रासायनिक सूत्र होता है UO2। लेकिन कभी कभी ऑक्सीकरण के कारण क्या होता है, इसका रासायनिक फॉर्मूला बदलकर U3O8 में भी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी दोस्तों, आज थोड़ी आवाज़ अलग टाइप की आ रही होगी क्योंकि तबीयत सही नहीं है कुछ, इसलिए माफ़ी चाहेंगे हम आपसे। भारत के सबसे पुराने क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो का नाम क्या है? भारत के सबसे पुराने क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो का नाम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर करना है आप सभी को। तो जो भारत के सबसे पुराने क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो है उसका नाम है सिबिल। उसका नाम क्या है? सिबिल। इसकी स्थापना 2000 ईस्वी में, अगस्त में 2000 ईस्वी को की गई थी। ठीक है, और इसके नाम क्या है? सिबिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐसा ज्वालामुखी जिसके फिर से फूटने की उम्मीद नहीं है उसे कहा जाता है। एक ऐसा ज्वालामुखी जिसे फिर से फूटने की उम्मीद नहीं है उसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने: सिंडर कोन, मोरेन लावा, विलुप्त ज्वालामुखी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा विलुप्त ज्वालामुखी। वैसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ और जिससे फिर से उद्गार होने की संभावना भी नहीं है, उसे शांत या विलुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस की राजधानी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। पेरिस की राजधानी कहाँ? पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। इसमें जो बाकी है उसके नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो नॉर्वे किसकी राजधानी है? ओस्लो की राजधानी है नॉर्वे। और ग्रीस जो है, ग्रीस किसकी राजधानी है? एथेंस की। और कनाडा किसकी राजधानी है? तो ओटावा की राजधानी है कनाडा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पैदा हुआ, जो अब डैश में है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य जिसका पाटलिपुत्र में जन्म हुआ था, अब पाटलिपुत्र कहाँ है?
किसका हिस्सा है, कौन से राज्य का हिस्सा है, आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, सबको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। यानी पाटलिपुत्र कहाँ है, बिहार में स्थित है, जिसे पटना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सन 1540 में कन्नौज की लड़ाई शेरशाह और डैश के बीच लड़ी गई थी। यानी सन 1540 में जो कन्नौज की लड़ाई हुई थी वो शेरशाह और किसके बीच लड़ी गई थी। जो सन 1540 में कन्नौज की लड़ाई हुई थी वो शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ी गई थी। ये लड़ाई कब हुई थी, 17 मई 1540 को कन्नौज के बिलग्राम में लड़ाई हुई थी, ठीक है, जिसमें हुमायूं को करारी शिकस्त मिली थी और शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर कब्जा जमाने में सफल हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैजिक मार्कर का डैश द्वारा आविष्कार किया गया था। मैजिक मार्कर का आविष्कार किसने किया था, इसमें आपको आंसर करना है इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिडनी रोजेंथल। यानी सिडनी रोजेंथल द्वारा मैजिक मार्कर का 1953 ईस्वी में आविष्कार किया गया था। कब किया गया था, 1953 में इसका आविष्कार किया गया था मैजिक मार्कर का, जो सिडनी के रोजेंथल द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी तैरती हुई वस्तु पर लगने वाला ऊर्ध्व को डैश कहते हैं। यानी किसी तैरती हुई वस्तु पर लगने वाला जो ऊर्ध्व बल लगता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उछाल। उछाल को उत्प्लावन बल भी कहते हैं। और इसका प्रतिपादन किसने किया था, आर्किमिडीज द्वारा इसकी अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महिलाओं की तीखी आवाज डैश के कारण होती है। यानी महिलाओं की जो आवाज होती है वो तीखी किसके कारण होती है। चार ऑप्शन है आपके सामने, नीची आवृत्ति, उच्च आवृत्ति एंड तीखी स्वर और मजबूत कंठ छेद, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हाई फ्रीक्वेंसी। यानी उच्च आवृत्ति के कारण महिलाओं की आवाज क्या होती है, तीखी होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। कमला नेहरू, मैडम बिकाजी कामा, सरोजनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। इनको स्वर कोकिला भी कहा जाता था, जिन्हें 1879 से लेकर 1949 ईस्वी को प्राप्त हुआ था। सॉरी, इनका जन्म हुआ था 1879 ईस्वी को और जिनका निधन हुआ था 1949 ईस्वी को। इन्हीं को भारत की पहली महिला राज्यपाल होने का श्रेय प्राप्त हुआ था, ठीक है दोस्तों। और इनकी मृत्यु, एक और खास बात है, और इनकी मृत्यु इनके पद पर ही हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केरल की संसदीय सीटों यानी लोकसभा की संख्या कितनी है। केरल की संसदीय सीटों में लोकसभा की संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20। यानी जो लोकसभा में जो केरल के कुल सदस्य चुनकर आते हैं वो कितने होते हैं, 20 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में किस खेल में भारत के सबसे अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं। ओलंपिक्स में किस खेल में भारत को सबसे अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निशानेबाजी, कुश्ती, हॉकी, एथलेटिक्स। चार ऑप्शन है आपके सामने फिर से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉकी। हॉकी में टोटल भारत को 8 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेट्रोस्फीयर का ऊपरी हिस्सा लगभग पूरी तरह से किस गैस का बना होता है। हेट्रोस्फीयर का ऊपरी हिस्सा लगभग पूरी तरह से किस गैस का बना हुआ होता है। ओजोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। यानी हेट्रोस्फीयर का जो ऊपरी हिस्सा है लगभग पूरी तरह से हाइड्रोजन गैस का बना होता है। औसतन 80 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होने वाली हेट्रोस्फीयर में वायुमंडलीय गैस अनुसार लगभग अलग अलग ऊंचाइयों पर केंद्रित होते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा किस गैस का बना होता है, हाइड्रोजन का। माई फादर इज अ हीरो के लेखक कौन है। क्वेश्चन है माई फादर इज अ लेखक के हीरो के लेखक कौन है। माई फादर इज अ हीरो और इसके लेखक है निशांत कौशिक।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निशांत कौशिक द्वारा लिखी गई है बुक, जो 2016 में प्रकाशित हुई थी। 2016 इसमें प्रकाशित की गई थी। माई फादर इज अ हीरो, इसके लेखक है निशांत कौशिक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लौह की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? लौह की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्ताल्पता की कमी रक्ताल्पता नामक रोग होता है लौह की कमी के कारण। यानी हमारे रक्त में जो हेमोग्लोबिन लौह यौगिक पाया जाता है, इसकी कमी से व्यक्ति की रक्ताल्पता का शिकार रक्ताल्पता रोग हो जाता है। जो हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन पाई जाती है उसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश एक पत्ती है जहाँ पत्रकों की रचना केंद्रीय सिरा के आसपास होती है। डैश एक पत्ती है जहाँ पत्रकों की रचना केंद्रीय सिरा के आसपास होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पिनेटली संयुक्त पत्ती। पिनेटली संयुक्त पत्ती एक पत्ती है जहाँ पत्रकों की रचना केंद्रीय सिरा के आसपास होती है। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइव क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।